डॉक्टर सुनीता शर्मा फ्रॉम उमा फाउंडेशन आपका स्वागत करती हूँ 40 Women लेट्स टॉक चैट शो में। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म वेयर यू स्पीक योर ट्रूथ एंड वी मेक इट हर्ड। आज का हमारा विषय है द स्पॉटलाइट टुडे इज शुड marijuana or cannabis be made legal in India? Should cannabis products be decriminalized in India? और इस चर्चा में भाग लेने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राघव शाह। ही इज़ द MD Psychiatry and DM Addiction Psychiatrist from PGI Chandigarh. He is the Director and Consultant Psychiatrist and De-Addiction Specialist at the Rajasthan Hospital. Welcome, Dr. Saab. We have our second panelist today, Lalita Kuchchal. She is the secretary of 40 Women's Wing. She is an interior designer by her profession and a motorsport rallyist by passion. Welcome, Lalita ji. And we have with us very young, just out of college, Sejal. She finished her graduation in psychology from Bombay, and she would be talking about her experiences of what she has seen around as in the college life. तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। जैसे कि हम जानते हैं बहुत सारे देशों ने, जैसे कनाडा, अमेरिका, पोर्चुगल, स्पेन, इटली, बहुत सारे देशों ने, आई थिंक ओवर 30 देशों ने कैनबिस प्रोडक्ट्स को डीक्रिमिनलाइज किया है और कुछ जगहों पे उनको लीगलाइज, उनके यूज़ को भी लीगलाइज किया है। इंडिया में एक ट्रेडिशन रहा है कैनबिस प्रोडक्ट्स को यूज़ करने का। भांग और गांजा जैसे प्रोडक्ट्स जिनको हम अपने फेस्टिवल्स में यूज़ करते आए हैं, बट इंडिया हैज़ चोजन not to legalize or decriminalize it. So let's begin the session with you, Sejal. How commonly is the cannabis derivatives, चाहे वो भांग है, गांजा है, whatever, are available in schools and colleges? I believe it's very easily available. You find weed and ganja, tobacco, everything in front of tea stalls, in front of good big colleges. So students get it very easily. And in Bombay there are also like beggars sell weed. So there's you have to tell them something, there's like a phrase, so you use that and they give you weed for whatever the price is. Acha. And so what is the kind of percentage students who are doing it? I think most of the students are nowadays going for all this. Acha, they at least experiment with it. Yeah, at least once they would like to try, because most of it may be because of the peer pressure, but it does happen. I think once everybody does try it. Acha. Just for, just maybe for the stories, to tell stories. Okay. But yeah, they do try it. Okay, which is very normal. That's okay. Yeah, I think the people have started accepting it. Like they're like, okay, they've normalized. Like joints and all in parties become very normal. Okay. So Lalita ji, I think Jaipur, Pushkar, Jaisalmer being the tourist cities, सुनने में तो यही आता है कि यहाँ पे भी बहुत कॉमनली अवेलेबल है। बिल्कुल, पुष्कर में तो एक तरीके से हब ही है, क्योंकि वहाँ सारे फॉरेनर्स आते हैं, वो हमेशा नशे में रहते हैं और सबसे बड़ा नशा जो यहाँ पे फॉरेनर्स करते थे वो यही है वीड का। और पुष्कर में तो स्पेशली ऐसे प्रोग्राम्स रखे जाते थे जिनको वो पार्टीज अब शायद बंद हो गई है, बट पहले हुआ करती थी चोरी छिपे, अभी भी ड्यून्स में होती है वो पार्टी, स्पेशली डिज़ाइन की जाती है उस तरीके से कि वहाँ पे जितने तरीके के नशे होते हैं सारे अवेलेबल कराए जाएं। और ये होटल्स वाले ही करवाते हैं, और जो टूर ऑपरेटर्स होते हैं बाकायदा वो फॉरेनर्स के ग्रुप को लेके आते हैं, वहाँ पे ऐसा होता है। जयपुर में भी ऐसा है। जयपुर में इस तरीके के प्रोग्राम्स तो नहीं होते कि कहीं पर उनके लिए स्पेशली डिज़ाइन किया जाए कोई पार्टी ऐसी, बट आजकल यहाँ क्लब्स में अवेलेबल है इजीली, चाहे कितना ही बैन किया जाए बट स्टिल इट्स अवेलेबल और लोग उसको एंजॉय करते हैं। जयपुर हो, जोधपुर हो, जैसलमेर हो, जैसलमेर भी अगेन वहाँ पे कुड़ी और सम है जहाँ पे फॉरेनर्स वहाँ पे हट्स पे रहते हैं, वहाँ ये नशा बाकायदा जब वो वहाँ से एयरपोर्ट से आते हैं तो वहीं से उनको वो बता देते हैं कि हमें क्या चाहिए, किस तरीके का माहौल चाहिए, तो वहाँ से अवेलेबल उनको हो जाता है। तो
आई थिंक थोड़ा बहुत जितना मेरी बात होती है तो सब लोग ये कहते हैं कि एक जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, चाहे वो कॉलेज एजुकेशन है, चाहे प्रोफेशनल्स हैं जिसके अंदर पूरे दिन आपको काम करना है, फिर शाम को पार्टी भी करनी है, फिर अगले दिन सुबह 8 बजे फिर से वर्क पे जाना है, तो उसके डी स्ट्रेस के लिए इसका जो यूज़ है वो बढ़ता चला जाए हाई रहने के लिए। हाँ। एक तरीके से। हाँ, जैसे अभी सेजल से भी बात हुई, सेजल ने बताया सबसे पहले अगर हम यूथ के ऊपर जाते हैं, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, इवन कॉलेज में तो फिर भी बच्चा 18 के बाद पहुंचता है, हम उससे पहले भी बिल्कुल और यंगर स्टेज पे अगर आते हैं तो जैसे आजकल होता है कि शोबाजी भी हो गई है कि भाई अरे तूने लिया क्या, तूने चखा क्या। और जैसे बैगर्स आपने बताया, कोई शक नहीं कर सकता उनके ऊपर, दे आर द वन ऑफ द बेस्ट पैडलर्स इस चीज़ के लिए, दोज हु प्रोवाइड्स द, ये जितने भी तरीके का नशा है वो उनसे होता है। और पर्टिकुलर कोड जैसे बताया होता है क्योंकि हर किसी को तो आपको देंगे भी नहीं। और ये नशा, और स्कूल टाइम में आजकल स्ट्रेस भी कितना हो गया, कॉलेजेस में आप देखिए इतना कंपटीशन है स्टडीज़ में या किसी भी लाइन में आप जाते हैं तो उनको उसको डिस्ट्रेस करने के लिए खुद को उनको लगता है नहीं यार ये, और जब हम काम पे आते हैं जॉब प्रोफेशनली तो दिन भर की थकान, बॉस की झिक, मार्केटिंग का बोझ इतना होता है, शाम को उसे कोई ना कोई नशा चाहिए होता है। हम पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए नहीं बोलेंगे, वीड चाहिए, भांग चाहिए, दूसरा चाहिए, हाँ कुछ नशा चाहिए होता है जिससे दिन भर की सारी थकान, सारी बातें, सारा स्ट्रेस वो भूल जाए और रिलैक्स हो जाए, क्योंकि उसको मालूम है उसको ऐसे तो नींद आएगी नहीं, तो वो उस नशे में तो बिल्कुल ही हाई रहना चाहता है। और या फिर कुछ लोग लेते हैं जिससे उन्हें आराम से नींद आ जाए, दिन भर की सारी बातें दिमाग से निकल जाए, और दिमाग से यही एक ऐसा नशा है, इन्हीं तरीके का नशा है जिनसे वो सारी बातें वाइप आउट हो जाती हैं और सो जाते हैं। दूसरे दिन फिर उस लड़ाई के लिए वापस तैयार होते हैं, मालूम होता है शाम को तो फिर नशा करना ही है। तो डॉक्टर साहब, आपने सुना 2 पर्सपेक्टिव्स, व्हाट डू यू अग्री, लाइक आई थिंक कमिंग फ्रॉम पंजाब विच इज़ नोन, उड़ता पंजाब ने भी जैसे उस चीज़ को एक लाइमलाइट में लेके आया था, द ड्रग अब्यूज़ इन पंजाब, एंड फ्रॉम व्हाट आई नो कि आजकल पंजाब में तो अ पार्टी इज़ कंसिडर्ड हैपनिंग ओनली इफ द ड्रग्स आर अवेलेबल, द ड्रग्स आर पार्ट ऑफ इट। तो फर्स्टली वी वुड लाइक टू नो कि ये जो कैनबिस डेरिवेटिव्स हैं स्पेशली जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, इनका क्या इफ़ेक्ट है, दे रियली लोअर डाउन योर स्ट्रेस, या ये एक एस्केप रास्ता है, हाउ डज इट, व्हाट आर द डेरिवेटिव्स एंड हाउ डज इट अफेक्ट्स यू? Yeah, so in a very short, to introduce what is this cannabis group, जिसका most important things are like जैसे भांग, गांजा, चरस जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं, बाकी there are other kinds of cannabis group drugs जिनको cannabinoids बोलते हैं, जिसमें stronger forms of these drugs only, जैसे hash oils और synthetic cannabinoids होते हैं जिनका स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा भी होती है, इराटिक होती है, सेम नहीं होती है, अलग अलग सैम्पल्स में बहुत ज़्यादा नशा होता है। देन देर आर CBD ऑयल्स एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स जो जिनके कुछ मेडिकल एप्लीकेशंस भी हैं, एंड देन देर आर कैनाबिनॉइड डेरिवेटिव्स एज वेल एज सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी अवेलेबल होने लग गए हैं। दिस इज़ ओवरऑल द कैनबिस ग्रुप। और आज के डिस्कशन के लिए क्योंकि हम एक ड्रग अब्यूज़ के बारे में बात करना चाहते हैं, तो लेट अस यूज़ द टर्म्स जो कॉमनली इसके लिए यूज़ हो रही हैं, जैसे कि गांजा, चरस, भांग। सो जो देखा गया है कि इनका असर ये रहता है कि कम मात्रा में अगर लिए जाए, हालांकि वो कम मात्रा कितनी है इस पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि ये कोई दवाई नहीं है कि इतनी लेने से अच्छा रहेगा और इतनी में ज़्यादा हो जाएगी, बट लोगों का ऐसा कहना है कि कम मात्रा में लेने से थोड़ा स्ट्रेस कम होना या एक एंटी एंग्जाइटी इफेक्ट होता है, एक थोड़ा सा डिप्रेसेंट या एक हल्का स्लीप इंड्यूसिंग इफेक्ट होता है, और जो चीज़ें हैं वो थोड़ा स्लो हो जाती हैं। कई लोग ऐसे अप्रिशिएट करते हैं कि जैसे चीज़ें स्लो हो जाती हैं, दे आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट बेटर, दे आर एबल टू अप्रिशिएट डिफरेंट थिंग्स, कलर्स वगैरह। पर ये जो इफ़ेक्ट्स हैं ये किस मात्रा में आते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा ये है कि ये अगर कोई व्यक्ति रेगुलरली लेने लग जाए तो हर नशे की तरह इनकी मात्रा बढ़ानी पड़ जाती है टू एक्सपीरियंस द सेम प्लेजर। और चरस, गांजा, भांग में भी अच्छा खासा एडिक्टिव पोटेंशियल है। तो ये सारे ही नशों के लिए ऐसा क्लेम किया जाता है, और बहुत कम मात्रा में उनके ऐसे इफ़ेक्ट होते हैं, इवन अल्कोहल, टोबैको। बट नशों से ये फ़ायदा लेने से ज़्यादा नुकसान यूँ हो जाता है कि बहुत जल्दी आदत में आ जाते हैं
और कई बार ऐसा होता है कि कम मात्रा समझ के ली जाती है बट एक ओवरडोज या टॉक्सिसिटी हो जाती है। और भांग की टॉक्सिसिटी या ओवरडोज के हम कहीं देखते हैं जैसे शिवरात्रि पे या कई ऐसी चीज़ों पे, होली पे जहाँ पे ये लाइक ज़्यादा मात्रा में ली जाती है, लोगों को बड़ा ही बुरा अनुभव हो जाता है। उनको एक ऐसी महसूस होता है कि बस कोई इस नशे को मेरे शरीर से निकाले, इसे ख़त्म करे। वो एक ही काम बार बार करने लग जाते हैं, रोने हैं तो रोते ही चले जाते हैं। ऐसे कई तरह के प्रभाव हैं। तो इसके जो फ़ायदे हैं वो एक तरीके से एक लालच ज़्यादा माने आप कि व्यक्ति इसे लेना शुरू करे और इसकी आदत पड़ जाए। तो ये बात है। अब इसके दुष्प्रभाव क्या है? देखिए, क्या है, रेगुलर अगर आप लेंगे इन नशों को, जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो है एडिक्शन लेना। एडिक्शन होने का मतलब होता है कि फिर कारण कुछ नहीं रह जाता है। स्ट्रेस है नहीं है, प्रॉब्लम है नहीं है, आपको नशा लेना है, बिकॉज नाउ यू आर एडिक्टेड टू इट। और एडिक्शन की सबसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें नशे से संबंधित शारीरिक हार्म्स या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जैसे क्योंकि नशा नहीं मिलने से भी फिर प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं कि नहीं मिलने पे यू फील एंग्शियस, डिप्रेस, और मिलने पे भी प्रॉब्लम्स होती हैं। आपका बिहेवियर बिगड़ने लग जाता है क्योंकि आपकी मात्रा बढ़ती जा रही है। नशा लेकर के आप कोई काम तो कर नहीं पाएंगे, उल्टा झगड़ा, ये सब चीज़ें, ये सब एरोगेंट भी हो जाते हैं, वेरी राइट। और एक्सट्रीम में जो एक स्पेसिफिक टू चरस गांजा एक इफेक्ट है, पागलपन होने की संभावना काफ़ी है। अच्छा। कैनबिस इंड्यूस्ड साइकोसिस, या जिसे हम कह सकते हैं कि एक स्किज़ोफ्रेनिया जो एक गंभीर मानसिक बीमारी है, वैसी ही एक स्थिति बन जाती है कैनबिस इंड्यूस्ड साइकोसिस की। और ये बड़ा ही खतरनाक है क्योंकि अपना मानसिक संतुलन खो देना, कुछ समय के लिए आप बिल्कुल एक तरीके से आप खुद ही नहीं रहेंगे, यू विल नॉट बी योरसेल्फ। सो जो नाउ वी कम डाउन टू द मेन क्वेश्चन फॉर द सेशन, शुड like we discussed, it's so easily available. So Sejal, do you think as a younger adult, you think it should be legalized? Cannabis should be legalized like so many countries around the world जिन्होंने इसको legalize कर दिया है. Canada है, parts of America है, Brazil, Argentina, Uruguay, I think lot of countries उन्होंने, and they are now producing various products और वो legally available है. Yeah, I personally believe that they should legalize it because anyways it is coming in the country through illegal means. So whoever is smuggling it in, they are minting money out of it. So why not should the government, they should I think seize the opportunity and tax it. So there'll also be a regulation if if it's legalized. और ललिता जी, आपका व्हाट डू यू थिंक, ये लीगलाइज होना चाहिए स्पेशली कैनबिस प्रोडक्ट्स? नहीं, लीगलाइज्ड होने के पीछे कोई वैसे हार्म नहीं है। देखा जाए अगर लीगलाइज हो तो उल्टा इलीगल तरीके से जो बेचा जाता है, दुगने पैसे से बेचा जाता है, वो चीज़ कम जरूर होगी। लेकिन अगर ये इजीली अवेलेबल होगा तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इजीली अवेलेबल चीज़ को फिर बहुत इजीली पा भी लेगा कोई भी। अगर ये इलीगल है तो चोरी छिपे बिकता है, चोरी छिपे बिकता है तो आदमी उसको खरीदते हुए डरता है। तो अब हमारे यहाँ की जो जनरेशन, अब जो यूथ है, वो अगर बहुत इजीली मिलेगा तो उसके लिए तो वो मतलब उसको अपने पॉकेट मनी से ढंग की चीज़ें खाने के बजाय वो उन चीज़ों में उड़ाना शुरू कर देगा। तो मेरे हिसाब से लीगलाइज्ड, जैसे सेजल अगर अभी यंग है, यूथ है, क्योंकि इनको लगता है कि यार ये चीज़ लीगलाइज हो जाए तो मिल तो वैसे भी रही है, तो इट शुड बी लीगलाइज। मगर हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, हमारा जो सामाजिक यहाँ पे है परिवेश जिसमें हम लोग रहते हैं, यहाँ पे सोच उस लेवल की नहीं है जैसे पाश्चात्य देशों में है, वेस्टर्न कंट्रीज में जिस तरीके की है। वहाँ हमारे यहाँ पे तो अगर मिलने लग गया तो हर दूसरा बच्चा, छोटा मतलब छोटे से छोटा बच्चा भी इसको खरीद के इजीली पालेगा। तो मेरा सोचना है कि लीगलाइज तो थोड़ा सा ये चीज़ें अभी उस स्टेज पे नहीं आए कि ये हो, क्योंकि लीगलाइज होने का मतलब इजीली अवेलेबल का मतलब तो हर कोई दूसरा बंदा उसको लेना शुरू कर देगा। जैसे सुनीता जी आपने बताया कि पाश्चात्य देशों, वेस्टर्न कंट्रीज में दूसरी फॉर्म्स में अवेलेबल है, जैसे कैंडीज़ की फॉर्म में हो गया, या वहाँ पे ये जेलीज मिलती हैं उनके फॉर्म में हो गया। तो वहाँ पे तो ये वहाँ पे उनका जो मैन्युफैक्चरिंग का जो होगा ना तरीका, वो बिल्कुल अलग होता है। वहाँ पे हर चीज़ क्वालिटी मेंटेन की जाती है। अपने यहाँ पे अगर पूरी टॉफ़ी बना के बेचने लगे तो वर्स्ट कंडीशन में तो मिलेगी, तो उससे बीमार ज़्यादा है। तो हम लोग उनसे कंपेयर कहीं भी नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे लीगल मिलता तो सभी जगह, लीगल है मिलता सब जगह, बट लीगलाइज होने के साइड इफेक्ट्स या नुकसान ज़्यादा हैं। आजकल जैसे अभी हम पंजाब वगैरह में देखते हैं, वहाँ भी लीगल नहीं है,
बट वहाँ पे क्या है कि इस हद तक वहाँ पे इसकी खेप है कि वहाँ पे ये लोग, वहाँ बच्चे से लेके बूढ़ा तक हर नशे में डूबे रहते हैं। तो आपने देखा होगा, कई बार न्यूज़ में भी हम सुनते हैं, उनके ऊपर मूवीज़ भी बन चुकी है कि वहाँ पे सब खत्म होने की कगार पे ही आ जाते हैं। घर के मतलब बच्चों की हालत ऐसी हो जाती है, माँ बाप खुद परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए लीगलाइज, आपकी सोच अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, ये मिलना चाहिए आराम से, बट मेरे हिसाब से आप बताइए सुनीता जी, डॉक्टर साहब आप बताइए। So Dr. Raghav, you have to let us know कि why, मतलब ट्रेडिशनली इंडिया में भांग का यूज़ हमेशा से होता आया है, तो why is, और कैनबिस प्रोडक्ट्स का, तो why is it not legalized in India, जब जहाँ हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड ओवर एक एक्सेप्टेंस आ रही है कि कैनबिस प्रोडक्ट शुड बी लीगलाइज्ड। राइट, सो भांग या कैनबिस प्रोडक्ट्स आर इन अ डिफरेंट स्टेटस एज कम्पेयर टू अदर ड्रग्स। जो इंडिया का नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट है, वो ये कहता है कि जो स्टेम वाला पार्ट है जिससे कि भांग बनती है, दैट कैन बी सोल्ड लीगली थ्रू गवर्नमेंट आउटलेट्स। लेकिन जो हायर पार्ट्स हैं जैसे कि पत्ते, फ्लावर्स, रेजिन जो उसमें से निकलता है, उसके ऊपर देयर इज़ अ कंप्लीट बैन। इसका मेजर रीज़न क्या है कि जो नीचे वाला पार्ट होता है उसमें एक्चुअल जो चीज़ है जिससे भांग हम पे असर करती है, विच इज़ अ केमिकल कॉल्ड एज THC, वो कम होता है परसेंटेज में। ठीक है, जैसे टोबैको में निकोटीन होता है, निकोटीन सभी लोगों ने सुन रखा है, बट THC कम सुना हुआ है बिकॉज भांग इतना चलन में नहीं है। सो उसमें THC का कंटेंट कम होता है, ऊपर वो बहुत ज़्यादा होता है। सो नीचे वाली चीज़ को हम बेच सकते हैं, ऊपर वाली चीज़ इज़ कम्प्लीटली बैंड। हालांकि बिफोर 1985 इंडिया में भांग किसी भी तरीके से बैंड नहीं थी। उसका ये रीज़न है कि इंटरनेशनली जो यूनाइटेड नेशंस के लेवल पे ये चीज़ें हैं वहाँ से शुरू होती हैं, देन दे कम टू इंडिया। तो इंडिया में देयर वाज अ कल्चरल एक्सेप्टेंस ऑफ कैनबिस प्रोडक्ट्स, नॉट जस्ट भांग, इवन थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर चीज़ें हैं जैसे चरस वगैरह, इनका एक एक्सेप्टेंस था। लेकिन इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डेंस में ये बैन हुए, बट इंडिया केप्ट इट्स कंडीशन कि भांग को हमने बैन नहीं किया। बाकी कंट्रीज़ में देयर वाज अ ब्लैंकेट बैन। अब लेकिन हम देखते हैं तो उल्टा परिस्थिति हो रही है, जैसे आपने बताया कई यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि नेदरलैंड्स टू बिगिन विद, देन कनाडा एंड पोर्चुगल में तो एक वाइड अदर ड्रग्स पे भी दे आर बीइंग डीक्रिमिनलाइज्ड। ठीक, सो अब इसके लिए कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो आप लोग के व्यूज़ भी सुने मैंने, दे आर लाइक अ पब्लिक ओपिनियन कि किस डायरेक्शन में लोगों का विचार जा रहा है रिगार्डिंग दीज थिंग्स। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर टू थिंग्स, डीक्रिमिनलाइजेशन एंड लीगलाइजेशन। सो अगर हम देखेंगे अल्कोहल एंड टोबैको आर लीगलाइज्ड ड्रग्स। सो लीगलाइजेशन का मतलब होता है दे आर जस्ट लाइक एनी अदर कमोडिटी। जैसे आप मिल्क का प्रोडक्शन करके उसको एक टैक्स लगा के एक तरीके से उसको सेल करते हो, उसी तरीके से टोबैको एंड अल्कोहल आर इन दैट कैटेगरी। लेकिन जो कैनबिस या जिन कंट्रीज की आप कह रहे हैं, ज़्यादातरों में ये अभी लीगलाइज नहीं है, इट इज़ डीक्रिमिनलाइज्ड। सो उसमें फ़र्क ये होता है कि डीक्रिमिनलाइजेशन में बहुत ही मोटा मोटा देखा जाए तो स्मॉल क्वांटिटीज़ एंड पर्सनल यूज़ को वो लोग थोड़ा अलाउ कर देते हैं, ताकि जो स्मॉल टाइम यूजर्स हैं उनके ऊपर भारी नारकोटिक्स की धाराएं नहीं लगे, वो किसी क्राइम में नहीं आ जाए। बट बल्क लेवल पे या एक प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कमोडिटी लेवल पे लीगलाइज तो अभी ऑलमोस्ट बहुत ही कई जगहों पे है ना। सो इफ़ यू कंसिडर कि क्यों नहीं लीगलाइज है, तो हमें समझना पड़ेगा कि कोई भी एडिक्टिव सब्सटेंस अगर गवर्नमेंट सेल करती है तो इट नीड्स टू बी रेगुलेटेड। अगर अनरेगुलेटेडली वो ऐसे ही आराम से मिलने लग जाएगा तो नेचुरली उसके कंज्यूमर्स बढ़ जाएंगे, लोगों में एडिक्शन की रेट्स बढ़ेंगी और प्रॉब्लम्स होंगी। और अगर वो क्रिमिनलाइज्ड रहेगा जैसा कि बैन था अभी, तो क्या होगा कि लोग जो उसको लेंगे वो पता नहीं किस पर्पज से ले रहे हैं, रिक्रिएशनल यूज से ले रहे हैं, लेकिन वो सब तो क्रिमिनल धाराओं में फंसेंगे, नारकोटिक्स की धारा लगा। इट्स अ ह्यूज टास्क फॉर गवर्नमेंट ऑल्सो, कितने लोगों को पकड़ोगे? अभी तो आप किसी को पकड़ रहे हैं, नारकोटिक्स की धाराएं लगा रहे हैं। सो समवेयर द बैलेंस नीड्स टू कम इन बिटवीन, कि अवेलेबिलिटी हो लेकिन इस तरीके से हो जो टैक्सेशंस हैं उस पर रेगुलेशन है कि कहाँ से मिलनी चाहिए, कहाँ नहीं मिलनी चाहिए, कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते। यू हैव टू फर्स्ट डिसाइड ओवरऑल दोज थिंग्स। जैसे आप कंपेरेटिवली अल्कोहल का सिचुएशन देखिए, कैसे मिल सकती है, क्लियर है ठेकों पे, कैसे और जगहों पे मिल सकती है तो इन रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स,
इजीली सुपरमार्केट्स वगैरह में तो नहीं मिलती है, रेट ऑफ अल्कोहल। जैसे ही आप देखें कि अल्कोहल कंजम्पशंस वगैरह बढ़ते हैं तो कंट्रोलिंग द रेट प्राइस ऑफ अल्कोहल इज़ अ बिग वे टू कंट्रोल द कंजम्पशन ऑल्सो। इसको प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं। अगर आप इतना, जैसे सपोज एक अल्कोहल के बॉटल पे 100 रुपीज़ बढ़ाते हैं तो देन यू सी दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द रेट ऑफ कंजम्पशन डिक्रीजेस। आप और बढ़ा दीजिए और कम होता है। बहुत एक्सॉर्बिटेंटली बढ़ाएंगे तो फिर एक दूसरा प्रॉब्लम हो जाता है कि इलीगल अल्कोहल की सप्लाई शुरू हो जाएगी। तो ये सब एक डायनामिक बैलेंस है जिसमें ये तो मैंने आपको सारे जो मार्केट रिलेटेड पॉइंट्स हैं, बाकी हेल्थ रिलेटेड पॉइंट्स भी हमें कंसिडर करने हैं, इफेक्ट ऑन यूथ, इफेक्ट ऑन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। जैसे अवेलेबिलिटी ईजी हो जाने से सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब लोगों का होता है, बिकॉज द रिच पीपल जनरली कैन अफोर्ड टू टेक ट्रीटमेंट्स, दे कैन अफोर्ड द हार्म्स ऑफ अ सब्सटेंस ऑल्सो, बट पुअर पीपल आर जनरली डेवास्टेटेड बाय एडिक्टिव सब्सटेंसेस बिकॉज दे डोंट हैव रिजर्व्स। सो ये सारी चीज़ें ग्रॉसली अगर हम देखें और अगर हम एक मैकेनिज्म बना सकते हैं टू रेगुलेट एंड देन सेल कैनबिस डेरिवेटिव्स तो ठीक है। अदरवाइज गोइंग इनटू लीगलाइजेशन कैन लीड टू प्रॉब्लम्स आल्सो। तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, दैट्स द आंसर। हाँ, तो आई थिंक वी कैन कंक्लूड दैट ऑफ कोर्स सोसाइटी जो है यहाँ पे उनको रिप्रेजेंट करती है सेजल एंड ललिता जी, तो डिवाइडेड ओपिनियंस हैं। नेचुरली बच्चों का और पेरेंट्स का एक अलग पर्सपेक्टिव होता है, and Dr. Saab gave his views, and we leave it up to the authorities and all of you to decide कि सोसाइटी में इस चीज़ की हमें कितनी एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लेट्स टॉक। आप प्लीज़ अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करें एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो एज मच एज इज़ पॉसिबल। Thank you, Dr. Saab. Thank you. Thanks, Sejal. Thank you, Lalita ji.